ठीक है। तो आज का ये न्यूज है कि असम गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म सिविल कोड बिल को पास किया असेंबली में, स्टेट असेंबली में अपना। ठीक है, ये वही यूसीसी बिल है जो पिछले 2-3 साल में पूरा तरह से आक्रोश से भरा हुआ था। इसी बिल को लेकर इतना दंगा, इतना फसाद, इतना उग्रता हुआ है कि आप प्रीवियस में जाओगे ना, वीडियो में देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। बंगाल में देख लो, उत्तराखंड में देख लो, असम में देख लो, बिहार में भी देख लो, बहुत दंगा हुआ इसको लेकर। आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है यूसीसी बिल को लागू करना? सरकार इसको इतना जोर क्यों दे रही है? ये इन्फॉर्म सिविल कोड बिल, तो अभी अभी का जो न्यूज बता रहा हूं मैं, करंट का बता रहा हूँ। इन्फॉर्म सिविल कोड को स्टेट असेंबली में पास किए हैं गवर्नमेंट ऑफ असम ने। इससे पहले उत्तराखंड ने मंजूरी इसको दे दिया है कि यूसीसी बिल को लागू करेंगे। और गुजरात में भी अप्रोक्स हो चुका है, थोड़ा सा प्रोसेस बाकी है। इससे पहले गोवा में बहुत पहले ही हो चुका था, बहुत पहले, मतलब इंडिपेंडेंस टाइम से पहले। अभी लेकिन अभी जो हाल ही में हुआ, उत्तराखंड और गुजरात में हुआ है। और क्या ये यूसीसी बिल सरकार ने लाई है क्या? सरकार ने इम्पोज किया है क्या? सरकार जानबूझ के ये बनाया है क्या मुसलमानों को हटाने के लिए? नहीं, ये संविधान में ही दिया हुआ है, आर्टिकल 44 के अंदर ही दिया हुआ है कि इन्फॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। ये सरकार का कर्तव्य बनता है वो सारे स्टेट में यूसीसी बिल को लागू करे, ताकि शांति बना रहे, ताकि इंडिया की गवर्नेंस सिस्टम को मजबूती मिल सके, गवर्नेंस आराम से चल सके, दंगा फसाद ज्यादा ना हो। तो देखते हैं कि यूसीसी बिल है क्या, इन्फॉर्म सिविल कोड है क्या। तो जब यूसीसी को फुल फॉर्म देखेंगे तो इन्फॉर्म सिविल कोड आता है। यू इन्फॉर्म मतलब क्या होता है? सेम, इक्वल, मीन्स वन कॉमन लॉ फॉर ऑल पीपल ऑफ ऑल रिलीजन इन मैटर्स लाइक मैरिज, डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन एटसेट्रा। मतलब कि वन कॉमन लॉ, एक कॉमन लॉ होना चाहिए सारे रिलीजन पर, वो चाहे मैरिज का मैटर हो, डाइवोर्स का मैटर हो, इनहेरिटेंस का मैटर हो, एडॉप्शन का मैटर हो। मतलब भारत में इतनी डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग रिलीजन है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन लॉ है, पारसी लॉ है। और इतने लॉ में मैरिज को लेकर अलग कानून है, डाइवोर्स को लेकर अलग कानून है, खेत जमीन जायदाद को बंटवाने के लिए अलग कानून है, अडॉप्शन को लेकर अलग कानून है। देख सकते हो अपने अपने में हिंदू और मुस्लिम में डिफरेंस है, मुस्लिम और क्रिश्चियन में डिफरेंस है, क्योंकि अलग अलग रिलीजन है भाई। तो इससे क्या होता है ना, जैसे एक सिंपल बता दूं कि हिंदू में जो महिलाओं की जो शादी होता है, मेनली 18 साल 19 साल में शादी हो जाता है। लेकिन मुसलमान लोग कहता है कि नहीं, हम जो महिलाओं की जो शादी हो, जब पुबर्टी एज अटेंड कर लेगी ना, तो उसका शादी हो जाएगा, मतलब 13-14 साल में शादी करवा देते हैं। और तरह तरह के है ऐसे, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, और तरह तरह के डाइवोर्स के लेकर है, हलाला होता है, तलाक होता है वगैरह। इस सब चीज में एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए और वुमेन को राइट मिलने के लिए, सारे रिलीजन को इक्वलिटी लाने के लिए ये बिल लाया गया है, यूसीसी बिल। क्योंकि इन्फॉर्म होना चाहिए, सारे रिलीजन में इन्फॉर्म एक कानून होना चाहिए, मैरिज को लेकर, डाइवोर्स को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर, एडॉप्शन को लेकर। द एम ऑफ यूसीसी टू क्रिएट वन इक्वल सिविल लॉ फॉर एवरीवन, मतलब एक सिविल लॉ क्रिएट होना चाहिए। तो असम ने बता दिया, असम ने पास किया हाल ही, तो उत्तराखंड और गुजरात ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं यूसीसी बिल। मैंने बताया था जैसे यूसीसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं यूसीसी के बारे में? आर्टिकल 44 ऑलरेडी कहता है कि स्टेट्स शुड ट्राई टू एस्टैब्लिश अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। ये स्टेट का कर्तव्य बनता है कि यूसीसी लागू करे पूरे स्टेट में। ये कहां लिखा हुआ है? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है, डीपीएसपी में। डीपीएसपी क्या है?
डीपीएसपी गाइडेंस ऑफ फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए गाइडेंस है जो सरकार देती है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन देती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि आपको ये पालन करना चाहिए। जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तो बहुत सारा उसमें लिखा हुआ है चीजें कि जैसे सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करे, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे 14 साल की उम्र नीचे कम बच्चों को, जिसे सरकारी स्कूल में वगैरह होता है, फिर मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड करवाएं, समझे। तो उसी में एक आता है सरकार का कर्तव्य बनता है फॉर वेलफेयर के लिए। तो सरकार का ये भी एक कर्तव्य है कि वो यूसीसी को लागू करे सारे राज्यों में। फिर एक पॉइंट लिखा हुआ, बट इट कैन नॉट बी डायरेक्टली इन्फोर्स इन कोर्ट, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि आप डीपीएसपी, मतलब कि डीपीएसपी के तहत आप क्लेम नहीं कर सकते हो कोर्ट में जाकर कि यूसीसी क्यों नहीं लागू कर रहा है। अभी तो भाई यहाँ तो सरकार तो रेडी है यूसीसी लागू करने के लिए, राज्य ही नहीं ले रही है कि हम नहीं लागू नहीं करवाने देंगे, क्योंकि उनको इंटरेस्ट की खतरा है ना, क्योंकि उनको वोटर्स की खतरा है, कि उनको वोटर जो राज्य में है उनके मुस्लिम वोटर्स भी होते हैं, क्रिश्चियन वोटर्स होते हैं, पारसी वोटर होते हैं। अब ये लॉ ला देंगे तो उनको बुरा लग जाएगा, तो फिर वोट बैंक में खतरा होता है, समझे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ असम यूसीसी बिल क्या है। अब देखेंगे कि यूसीसी बिल में क्या कहा गया है, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है जो आपको जानकर अच्छा लगेगा। पहला है पॉइंट बैन ऑन पॉलीगैमी एंड बाइगैमी, कि बहुत सारे जो शादियां करते हैं ना वो बैन हो गए, और 2 शादियां भी नहीं कर सकते आप, बाइगैमी भी नहीं होगा। 1 पर्सन कैन मैरी ओनली वंस, मतलब एक व्यक्ति सिर्फ एक ही शादी करेगा। अभी भी देखते हैं यूट्यूब, कुछ यूट्यूबर्स ने 2 शादियां करती है, हाँ करते हैं, सॉरी, एक मेल 2 फीमेल को रखते हैं। बहुत यूट्यूबर्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन जब ये जिस राज्य में लागू हो जाएगा ना, उस राज्य में बाइगैमी बंद हो जाएगी। अगर जो 2 शादियां करेंगे, मल्टीपल शादी करेंगे, वो इलीगल माना जाएगा, और फिर उनको पनिशमेंट मिलेगा, किसके तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत। क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कल्चर खराब होते जा रहा है ना। उस बोलते हैं कि मेरे पास पैसा है तो हम बहुत सारा शादियां कर सकते हैं। भाई पैसा होता है, शादियां करते हैं, 2 लोगों को रखते हैं, फिर कुछ पल के लिए एक्सप्लॉइटेशन करके फिर छोड़ देते हैं, ऐसे हो जाता है। पैसा अल्टीमेटम खुशी नहीं दे पाता उनको। और फिर ये देखा देखी जो गरीब लोग हैं और जो काम वासना से ग्रसित है, वो भी सोचता है कि हम भी शादी करेंगे ऐसे ऐसे से, पूरा एक कल्चर खराब हो जाता है, और दोनों को इक्वल स्टेटस नहीं दे पाते हैं मेल। लेकिन इससे पहले जब ये लागू कानून होगा तो इससे पहले जो पॉलीगैमिस मैरिज में हैं वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। फिर यूसीसी बिल में क्या कहा गया है कि महिलाओं का जो शादी का उम्र है महिलाओं का, वो 18 साल होगा। 18 साल से नीचे महिलाओं का शादी नहीं होगा, और मेन का 21 साल होना चाहिए। बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं इस पर आर्टिकल पढ़ रहा था तो बताया जा रहा था कि 18 साल में वुमेन जो है वो न्यूट्रिशन फुलफिल होती है उनकी, मतलब कि वो एबल हो जाते हैं बच्चा देने के लिए। क्यों 18 साल से नीचे जाओगे ना तो मॉल न्यूट्रिशन से ग्रसित करते हैं, मतलब कि उनमें कुपोषण का शिकार रहते हैं, न्यूट्रिशन होता नहीं है, तो जब बच्चे भी डिलीवर करते हैं ना तो वो भी कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो 18 एज इज द बेस्ट एज। मैं इस पर फिर बवाल भी उठा था कि 18 साल में महिलाएं वोट दे सकती है तो अपने पति को क्यों नहीं चूज कर सकती है। अब तो 18 साल कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। स्टार्टिंग में जब बिल आया था ना तो इसको 21 कर दिया गया था, और मेन को 24 कर दिया गया था, तो फिर 18 किया गया इसको। मैंडेटरी मैरिज रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। अगर आप शादी कर रहे हो ना तो आपको 60 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अगर नहीं करवाओगे तो फाइन लगेगा, पेनाल्टी लगेगा आपको। अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हो, सबसे पॉइंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हो तो आपको 1 मंथ के अंडर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हो तब उससे क्या फायदा होगा कि मान लो रिलेशनशिप में हो, कुछ गलत आपने काम कर दिया, वो हो ही जाता है गलत काम, तो उससे जो बच्चा उत्पन्न होता है वो लेजिटिमेट माना जाएगा, मतलब कानूनी रूप से सही बच्चा है। ये नहीं कि बच्चा को छोड़कर दोनों निकल गए तो अब केस हो सकता है दोनों पर। तो बच्चा को लेजिटिमेट माना जाएगा, और बच्चा को आप दोनों ही रखेंगे बच्चा को। और क्या है,
कि मान लो कि कोई पार्टनर बच्चा नहीं हुआ, ठीक है, और मान लो कि साथ में रह रहा है और एक पार्टनर छोड़ के चल गया, तो दूसरा पार्टनर क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस के लिए कि मेरे को खर्चा उर्चा दो। स्टार्टिंग में तो बोले कि शादी करूंगा, शादी का बहाना बनाए, और फिर अब छोड़कर भाग रहे हो जब सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर दिए तो। समझ रहे? ये सब चीजें है। फिर डाइवोर्स का रूल्स है कि डाइवोर्स होता है क्रूलिटी के बेसिस पर होता है ना, क्रूलिटी मतलब लड़ाई झगड़ा कर ले तो उसके बेसिस पर होता है। फिर डिजर्शन का मतलब कि एक प्यार करता है, एक प्यार नहीं करता है, किसी और से फंस जाता है तो वो छोड़कर चल जाती है, तो उसके बेसिस पर डाइवोर्स होता है। एक फिर वो तो थर्ड पॉइंट होता है म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पर कि दोनों का मर्जी है डाइवोर्स के लिए। फिर डाइवोर्स का रूल्स है इक्वल प्रॉपर्टी राइट। ये भी न्यूज में बहुत वायरल होता था कि प्रॉपर्टी राइट है तो सिर्फ हस्बैंड को मिलता था, वाइफ को नहीं मिलता था, मतलब मेल को मिलता था, फीमेल को नहीं मिलता था। अब दोनों मेल फीमेल को दोनों को मिलेगा। मतलब नाना जी का जमीन है ना, तो नाना जी का जमीन पर मामू का भी उतना ही अधिकार होगा जितना जितना मम्मी का अधिकार होगा। समझ रहे हैं? तो इक्वल मिलेगा। सन डॉटर का भी इक्वल रहेगा, पेरेंट्स इक्वल मिलेंगे। ठीक है, पेरेंट्स ऐसा ट्रीट नहीं करेंगे कि सन इज सुपीरियर, डॉटर इज इन्फीरियर, बिल्कुल नहीं। ऑल विल गेट इक्वल राइट, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। अब पनिशमेंट भी दिया जाएगा चाइल्ड मैरिज पर और फ्रॉडलेंट मैरिज पर, मतलब जो धोखाधड़ी मैरिज करते हैं, जो चाइल्ड मैरिज करते हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। चाइल्ड मैरिज हैपन, फोर्स मैरिज हैपन, मैरिज अकर थ्रू डिसेप्शन, धोखे से जो शादी करवाया जाता है उस पर पनिशमेंट फाइन बिल भी इम्पोज हो सकता है। यूसीसी बिल में एसटी कम्युनिटीज को बाहर रखा गया है, क्योंकि उस कम्युनिटी को बाहर रखने का मकसद है क्योंकि उनके अपने कुछ ट्रेडिशनल कस्टम रूल्स होते हैं जो उनको हट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनकी ट्रेडिशनल कस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये उनको यूसीसी बिल से बाहर रखा गया है। अब देखते हैं कि यूसीसी में कौन कौन फेवर पॉइंट है और क्या क्या इसके अगेंस्ट में पॉइंट बनते हैं। तो यूसीसी में पहला आता है कि सेम लॉ फॉर एवरीवन, मतलब कि ये आ जाएगा तो सही हो जाएगा, सभी के लिए एक कानून होगा, और एक कानून आने से गवर्नेंस इजी हो जाते हैं। फिर वुमेन को शक्तिकरण मिलेगा, मतलब पावर मिलेगा वुमेन को, उनकी एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सकता है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन कम होगी। कैसे? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ना वुमेन के अगेंस्ट। इक्वल राइट्स मिलेंगे, मतलब प्रॉपर्टी में इक्वल राइट मिलेगा, और डाइवोर्स में इक्वल राइट मिलेगा, जेंडर जस्टिस होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट सेकुलरिज्म स्ट्रॉन्ग होगा, कहते हैं ना। ये सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? हा? सभी धर्म इक्वल, मतलब इक्वल प्रोटेक्ट, एवरीवन विल गेट इक्वल ट्रीटमेंट अबव रिलीजियस डिफरेंस। अलग अलग मतलब रिलीजियस कम्युनिटी हैं लेकिन विल बी ट्रीट इक्वल। सेकुलर मतलब हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सेकुलरिज्म है। नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा, हमारे नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट कैसे देखते हैं इसको? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि शाह बानो केस में और सल्ला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यूसीसी बहुत जरूरी है, से लागू मतलब जरूरी है, लागू करना चाहिए। आर्गुमेंट अगर इसका अगेंस्ट में देखते हैं, पॉइंट क्या है? रिलीजियस फ्रीडम इशू आ जाता है कि यूसीसी अगर लागू करते हैं तो कुछ तबके के लोग कहते हैं कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 6 का उल्लंघन है, क्योंकि फ्रीडम राइट ये बताता है कि हम अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अपने हिसाब से हम फॉलो कर सकते हैं। 3 चीज आते हैं उसमें, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपागेट। ये 3 चीज आती है कि अपने हिसाब से हम उसको प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर सकते हैं। तो 25, 26 को उल्लंघन मानता है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। फियर ऑफ मेजोरिटीज, मतलब कि उनको डर है, माइनॉरिटीज फियर दैट मेजोरिटी कस्टम में डोमिनेट, मतलब उनको डर, जो माइनॉरिटीज पीपल है उनको डर है कि मेजोरिटी कस्टम जो लोग हैं वो हमको दबाने की कोशिश करेंगे। मुसलमान लोग हमेशा डरते हैं इस बात को लेकर। क्वेश्चन ऑन डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इंडिया इज अ हाईली डाइवर्स कंट्री। डाइवर्स है भाई,
सवाल ये होता है कि इतना डाइवर्सिटी में आप एक लॉ के अंदर सभी को कैसे आप रख सकते हो, और सभी से कैसे आप उम्मीद लगा सकते हो कि एक लॉ के अंदर ही फॉलो करे? क्यों नहीं हो सकता है? मेरा सवाल क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन इससे बेटर है कि सबसे डिस्कशन कर लिया जाए, सभी रिलीजन के जो लीडर को बुलाकर डिस्कशन करना चाहिए बैठाकर कि क्या क्या होना चाहिए, और ये हो सकता है। एक लॉ रहेगा दैट इज वो जरूरी है फॉर इजियर ऑफ गवर्नेंस ऑफ कंट्री। जैसे अभी एक लॉ नहीं होता है ना जी, मर्डर के लिए एक लॉ होता है ना, चाहे कोई भी रिलीजन हो। चोरी के लिए एक लॉ होता है कि नहीं? किडनैपिंग के लिए एक लॉ होता है, इसी प्रकार इसमें भी होगा। लॉ कमीशन भी हो, लेकिन कैसे होगा? कंफर्टेबल रूप से, मतलब नेगोशिएशन करके, सभी से आपस में समझौता करके। लॉ कमीशन वन पढ़ लेना, जो मैंने बताया वही है। लॉ कमीशन कैसे देखते हैं? लॉ कमीशन कहती है कि अभी इस स्टेज के लिए यूसीसी नाइदर नेसेसरी नॉन डिजरेबल, मतलब अभी जरूरी भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है। लेकिन सरकार चाह रही, जैसे जैसे कुछ राज्यों में उग्रता बढ़ती है तो इससे बहुत जरूरी हो जाता है। ये अपना अपना व्यू है, देखेंगे। अब वे फॉरवर्ड क्या है, मतलब क्या हम लोग का क्या बैलेंस अप्रोच क्या होना चाहिए? ठीक है, तो बैलेंस अप्रोच, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बैलेंस अप्रोच क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या, मतलब अपना आपका क्या पॉइंट लगता है, आप क्या बता सकते हो गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को चाहिए कि कंसल्ट ऑल कम्युनिटी, सारे कम्युनिटी से कंसल्ट कर ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए। किसी भी कम्युनिटी को हट नहीं होना चाहिए, ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लाए जिससे कम्युनिटी को हट हो जाए, फिर दंगा उंगा बढ़ने का चांस हो जाता है। ब्रिंग ग्रेजुअल रिफॉर्म, ग्रेजुअलिटी रिफॉर्म होनी चाहिए, धीरे 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 रिफॉर्म होनी चाहिए। प्रोटेक्ट ट्राइबल माइनॉरिटी कस्टम को प्रोटेक्ट करे, बहुत जरूरी है। अगर कंक्लूजन लाइन देखते हैं तो इन्फॉर्म सिविल कोड एम्स टू प्रमोट इक्वलिटी, इन्फॉर्म सिविल कोड्स aims to promote equality and national integration, but implementation should be done with inclusiveness and cultural sensitivity। मतलब कि इन्फॉर्म सिविल कोड को लाने का मतलब है कि इक्वलिटी को प्रमोट करना, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, और इम्प्लीमेंटेशन, परंतु इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए लेकिन सबका साथ, सबका विकास के साथ। किसी भी कल्चर रिलीजन को हट नहीं होना चाहिए, बहुत सेंसिटिव इशू होती है कल्चरिटी, समझे? तो ये सब चीजें हैं, तो आप याद भी कर सकते हो, बहुत अच्छा चीज है। एक जनरल पर्पस के लिए होता है ना, माइंड में हो जाता ना कि हाँ पोलीगैमी बंद होगा, रिलेशनशिप पर कंट्रोल लाया जाएगा, ये सब चीज, वुमेन को एम्पावर मिलेगा इससे, नेशनल इंटीग्रेशन होगा, तो सब चीज आनंद आती है पढ़ने में। तो आप कोई भी समस्या हो तो मेरे को बताइए, आप कमेंट करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। थैंक यू सो मच।